हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम मौसम जलवायु में एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसको हम थंडर स्टॉर्म के नाम से जानते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने डाउट्स इसके बारे में क्लियर करते हैं। क्या है थंडर स्टॉर्म, कब, कहाँ, कैसे आता है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। आइए आज हम इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले समाचार पत्रों में जब थंडरस्टॉर्म के बारे में आता है तो इस तरह से कुछ, थंडरस्टॉर्म इन जयपुर देखिए, पिंक सिटी के ऊपर किस तरह से ये क्लाउड्स आपको नज़र आ रहे हैं, या फिर इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन के साथ लिखा जाता है कि इस तरह से थंडरस्टॉर्म आएगा और वर्षा आएगी, या फिर उड़ीसा और कटक में गस्टी विंड्स के साथ ये बिजली का चमकना और ये तेज हवाएं, गस्टी विंड्स के बारे में बताया जाता है। ऐसे ऐसे चित्र हमारे समाचार पत्रों में हमें थंडरस्टॉर्म की वार्निंग भी देते हैं और हमें आने वाले मौसम की भविष्यवाणी करके वो भी हमें बताते हैं। आइए सबसे पहले हम यही समझते हैं कि थंडरस्टॉर्म की परिभाषा क्या है, किसे हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। सबसे पहले हिंदी में थंडरस्टॉर्म को कहा जाता है तड़ित झंझा, ये शब्द यूज किया जाता है। बिजली युक्त तूफान और या फिर गरज के साथ तूफान, हिंदी में थंडरस्टॉर्म को इस तरह से जाना जाता है। क्या परिभाषा है? इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसके बारे में हमें कहते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ स्टॉर्म विद लाइटनिंग एंड थंडर। एक स्थानीय तूफान है जिसमें तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन बिजली का चमकना और गर्जना, ये दोनों प्रक्रियाएं भी इसके अंदर देखी जाती हैं। इसलिए ये शब्द थंडर जब शब्द यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको लाइटनिंग एंड थंडर के साथ जोड़कर थंडर स्टॉर्म कह देते हैं। यानी कि स्टॉर्म, लाइटनिंग एंड थंडर, तीनों प्रक्रियाएं इसमें जुड़ जाती हैं। A.N. स्ट्रेलर महोदय फिजिकल ज्योग्राफी अपनी बुक में लिखते हैं कि थंडरस्टॉर्म इज ए लोकल स्टॉर्म, एक थोड़े क्षेत्रफल, लोकल, स्थानीय एक तरह से तूफान है जिसके अंदर डेंस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, वर्षा वाले बादल होते हैं और उसके साथ साथ वेरी स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट ऑफ एयर, बहुत ही तीव्रता वाली, शक्ति वाली संवहनीय धाराएं चलती हैं। ये सारी चीजें इस प्रक्रिया के अंदर जुड़ जाती हैं। इसको हम थंडरस्टॉर्म की परिभाषा दे रहे हैं। उसके साथ साथ इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल और लाइटनिंग स्टॉर्म, तेज हवाओं के साथ बिजली का चमकना, गड़गड़ाहट की आवाज होना, इसको हम थंडरस्टॉर्म कह देते हैं। इसके लिए तीन कंडीशंस, प्री कंडीशंस हैं तीन। पहली कंडीशन है वार्म एंड मॉइस्ट एयर, हमारे पास गर्म हवा होनी चाहिए, जलवाष्प से लदी हुई हवा होनी चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट एयर। देन वी हैव एन अनस्टेबल एटमॉस्फेयर, वायुमंडल हलचल वाला होना चाहिए, वायुमंडल असंतुलित, अस्थिर होना चाहिए, और हमें चाहिए संवहनीय धाराओं की एक लिफ्टिंग फोर्स जो पवन को ऊंचाई तक ले जा सके। यानी गर्म और आर्द्रता से भरी हुई वायु, वायुमंडल भी ऐसा हो जो असंतुलित हो, जिसके अंदर हलचल हो, और उसके साथ साथ एक लिफ्टिंग फोर्स हो जो इन पवनों को ऊपर की ओर ले जा सके। ये तीन प्री कंडीशंस हैं, क्योंकि थंडरस्टॉर्म के बनने के लिए हमें बहुत अधिक संवहनीय धाराओं की आवश्यकता होती है, इन सब की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ जब ये संवहनीय धाराएं ऊपर उठती हैं तो कुमुलस क्लाउड्स, कपासी मेघ बनते हैं। अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों में दोपहर के बाद बहुत तेज हवा चलेगी, हवा चलने के साथ हवा की दिशा में आपको जैसे रुई पिंजी हुई होती है, इस तरह से एक पहाड़ी नुमा या गोभी के फूल नुमा आपको एक दिशा में बादल देखने को मिलते हैं, जिनको हम कुमुलस क्लाउड्स कह देते हैं। और
इसके अलग अलग भागों को हम कन्वेक्टिव सेल्स का नाम भी दे देते हैं। यानी ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर संवहनीय सेल्स बन जाती है, जिसको आपने कन्वेक्टिव सेल्स का नाम दे दिया। इस सारी प्रीकंडीशन से ये हमारी थंडरस्टॉर्म की परिभाषा बन जाती है, थंडरस्टॉर्म का मूल कारण हमारे पास बन जाता है। अगला प्रश्न है, कब और कहाँ आते हैं थंडरस्टॉर्म? तो इस समस्त पृथ्वी के ऊपर भूमध्य रेखा से उपोष्ण कटिबंध यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से लगभग 30 डिग्री अक्षांश तक ये फेवरेबल है। के साथ साथ ये मुख्यतः गर्मियों के अंदर और दोपहर बाद ये प्रक्रिया हमें इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है। हमारी समस्त पृथ्वी पर वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि 44,000 थंडरस्टॉर्म प्रतिदिन यानी कि 1,50,00,000 लगभग थंडरस्टॉर्म पूरे वर्ष में इस पूरी पृथ्वी के ऊपर आते हैं। ये इस पृथ्वी के ऊपर होने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो लगभग उपोष्ण कटिबंध के अंदर अधिक देखी जाती है और उच्च अक्षांशों में कम देखी जाती है। उसके साथ साथ ये क्रिया स्थल भागों में महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक होती है, महासागरीय क्षेत्रों में कम होती है। उसका कारण है कन्वेक्शन करंट। महासागर में जल के परिसंचरण के कारण ये प्रक्रिया सागरीय जल पर कम होती है और हमारे महाद्वीपों पर अधिक देखने को मिलती है। इन थंडरस्टॉर्म्स की क्या क्या विशेषताएं होती है? सबसे पहली विशेषता तो यही होती है कि इस थंडरस्टॉर्म्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनको हम कन्वेक्टिव सेल्स के नाम से जानते हैं। ये लगातार ऊंचाई पर जाने वाली, लगातार ऊपर उठने वाली अब ड्राफ्ट ऑफ एयर नहीं है, यानी कि स्थल भाग के 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अलग अलग भागों से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। बैलून्स के रूप में या कन्वेक्टिव सेल्स के रूप में हमने इसको नाम दिया है बैलून्स, और बबल्स के रूप में ऊपर की तरफ उठती है, जिसे संवहनीय धाराएं ऊपर ले जाती हैं। और जिसका कारण है अधिक सूर्य तप के कारण जब स्थल भाग अधिक गर्म हो जाता है, अधिक तप जाता है, उसके कारण वहां से अलग अलग कन्वेक्टिव सेल्स के रूप में गर्म हवा ऊंचाई की तरफ उठती है और थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं। उसके बाद दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी देखेंगे कि कितनी कन्वेक्टिव सेल्स बनती हैं, जितनी वायुमंडल में हलचल अधिक होगी, इंस्टेबिलिटी अधिक होगी, उतनी कन्वेक्टिव सेल्स अधिक होंगी और उतना ही थंडरस्टॉर्म अधिक शक्तिशाली होगा। ये प्रक्रिया भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद थंडरस्टॉर्म कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितने शोभ मंडल के अंदर किस ऊंचाई तक जाएगा, ये उस क्षेत्र के अक्षांश और वहां के ऋतुओं पर निर्भर करता है। दोनों चीजों के साथ जुड़ा। तीसरी प्रक्रिया कि जिसको हम पढ़ रहे हैं कि इन संवहनीय धाराओं की अधिकतम गति, इन अधिकतम ऊपर उठने की ऊर्ध्वाधर गति कितनी हो सकती है? 900 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से ये बड़ी तेजी से ऊपर उठती हैं, जिसके कारण एडियाबैटिक टेम्परेचर रेट बड़ी तेजी से कम होता है। लैप्स रेट के मुकाबले उसकी घटने की गति बहुत तेजी से होती है, जिसके कारण कुमुलस क्लाउड्स बनते हैं। कौन इन थंडरस्टॉर्म को शक्ति प्रदान करता है? तो हमने कहा था वार्म एंड मॉइस्ट एयर इन थंडरस्टॉर्म के लिए सबसे पहली कंडीशन है। तो वो जलवाष्प जब उन पर संघनन की क्रिया होती है तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इन थंडरस्टॉर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अपलिफ्टिंग। ये थंडरस्टॉर्म के साथ हमने कहा ये स्थानीय स्टॉर्म्स कहे जाते हैं, लोकल स्टॉर्म्स कहे जाते हैं। तो ये लगभग 3 से 40 किलोमीटर की डायामीटर के अंदर ये थंडरस्टॉर्म, इनके अलग अलग कन्वेक्टिव सेल्स होते हैं और ये बहुत कम क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तूफान के साथ,
चक्रवात के साथ, तो आप पाएंगे कि ये थोड़े क्षेत्रफल में और थोड़े समय के लिए, समय भी कम और एरिया भी कम। ये इसको इस डायग्राम से समझते हैं थंडरस्टॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है। एन स्टेलर महोदय की बुक से ये डायग्राम हमने लिया है। देखिए किस तरह से ये कन्वेक्टिव सेल्स के रूप में गर्म हवा इसको लेकर ऊपर उठती है। जो गर्म हवा अलग अलग स्तर पर इनके अंदर इनको ऊपर उठा रही है। इसी तरह से ऊपर जाकर ये एनविल टॉप लगभग 40 से 44 हजार फुट की ऊंचाई पर, यहाँ पर ये क्यूमुलस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, फ्लैट टॉप, एनविल टॉप इज फ्लैट टॉप, आइस क्रिस्टल्स के बने हुए बादल बन जाते हैं। स्टॉर्म की गति आप देखिए, ये इस तरह से स्टॉर्म चल रहा है। उसके बाद वर्षा आएगी और वर्षा आने के साथ साथ जो है ये धीरे धीरे, एक तरफ आप देखिए ये डाउन ड्राफ्ट हो रहा है और ये अप ड्राफ्ट की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन अलग अलग सेल्स के अंदर ये प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह से ये प्रोसेस है, इसको हम एंट्रेनमेंट प्रोसेस कहते हैं कि जब आसपास के क्षेत्रों से ये पवन इन कन्वेक्टिव सेल्स के अंदर एंटर करती है, इसको एंट्रेनमेंट का प्रोसेस कहा जाता है। स्टेलर महोदय ने हमें थंडरस्टॉर्म के इस स्ट्रक्चर को इस डायग्राम से समझाया है। इसी डायग्राम को हम अलग ढंग से विकिपीडिया के इस कलरफुल डायग्राम से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लाल रंग के एरोज हमारे अप ड्राफ्ट, धीरे धीरे आप पाएंगे कि किस तरह से ये कूल डाउन ड्राफ्ट आपके सामने ब्लू कलर से दिखाया गया है और ये एनविल टॉप और 44,000 शोभ सीमा की ऊंचाई तक हमें देखने को मिलती है। इसको हम थंडरस्टॉर्म का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, किस तरह से वर्षा आ रही है और किस तरह से ये सारी प्रक्रिया। थंडरस्टॉर्म की 3 अलग अलग स्टेजेस वैज्ञानिक हमें बताते हैं, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड डिसिपेटिंग स्टेज। लोकल स्टॉर्म है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन थोड़े समय में ही सबसे पहले एक यूथ स्टेज है जिसके अंदर वायु गर्म होकर जलवाष्प को लेकर ऊपर की तरफ उठती है, अप ड्राफ्ट की प्रक्रिया अधिक होती है, तब हम कहते हैं कि ये यूथ स्टेज है। इसको क्यूमुलस स्टेज भी कहते हैं, जिसके अंदर क्यूमुलस बादल बनने की प्रक्रिया होती है, अलग अलग सेल्स के अंदर ये वायु ऊपर की तरफ उठती है, यूथ स्टेज कही जाती है। दूसरी स्टेज के अंदर, जिसको हम मैच्योर स्टेज का नाम दे रहे हैं, इस स्टेज के अंदर दोनों प्रक्रियाएं, अप ड्राफ्ट की भी क्रिया, कंडेंसेशन होकर बादलों से वर्षा होने की क्रिया, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। एक तरफ अप ड्राफ्ट की क्रिया और दूसरी तरफ वर्षा होने की क्रिया, डाउनवर्ड ड्राफ्ट करने की क्रिया साथ साथ चलती है। और तीसरी स्टेज के अंदर अप ड्राफ्ट समाप्त हो जाता है, सिर्फ वर्षा होने की क्रिया और ठंडी हवाएं चलने की प्रक्रिया होती है, यानी कि थंडरस्टॉर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये तीनों स्टेजेस हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। यूथ स्टेज, अप ड्राफ्ट की क्रिया, धीरे धीरे कन्वेक्टिव सेल्स के रूप में ये बादल बनते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स, यहाँ वर्षा होने की प्रक्रिया और ड्राफ्ट, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। और तीसरी प्रक्रिया के अंदर धीरे धीरे ये वर्षा होने की क्रिया है और बादल धीरे धीरे जो है वो प्रेसिपिटेशन की क्रिया में समाप्त हो जाते हैं। डिसिपेटिंग स्टेज भी इसके अंदर देखी जा सकती है। जैसे हमारी वर्षा 3 प्रकार की होती है, ऐसे ही थंडरस्टॉर्म भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। थर्मल थंडरस्टॉर्म, ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म एंड फ्रंटल थंडरस्टॉर्म। आपको याद हो हमने वर्षा में पढ़ा था, वर्षा भी 3 प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा और वाताग्री वर्षा। यहाँ थंडरस्टॉर्म भी हमें 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले थर्मल थंडरस्टॉर्म, हमारे उत्तरी विशाल मैदान के अंदर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तक जितना भी ये मैदान है, जब गर्मियों में या इसके अलग अलग क्षेत्रों में तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने से हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, प्लेन एरियाज के अंदर ये थर्मल थंडरस्टॉर्म हमें
अक्सर ग्रीष्म ऋतु के अंदर देखने को मिलता है। जब कभी तापमान तेजी से बढ़ जाता है, आप देखिए थंडरस्टॉर्म की क्रिया हमारे मैदानी भागों में देखने को मिलती है। ओरोग्राफिक पर्वतकृत थंडरस्टॉर्म, जब पवन जलवाष्प से लदी हुई ढाल के साथ साथ, पर्वतीय ढाल के साथ साथ ऊपर चढ़ती है, संघनन की क्रिया से बादल बनते हैं और विंडवार्ड साइड में हमें वर्षा देखने को मिलती है, बिजली कड़कती है, गर्जना होती है। ये सारी प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए चेरापूंजी, जहाँ सबसे अधिक विश्व की वर्षा होती है, खासी की पहाड़ियाँ हैं, तीन तरफ से दक्षिण से मानसून की पवनें आती हैं और वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। दूसरी तरफ भूटान हो सकता है, ये देश दुनिया में सबसे अधिक थंडरस्टॉर्म वाला देश कहा जाता है, नोन एज लैंड ऑफ थंडरस्टॉर्म कहा जाता है। तीसरे थंडरस्टॉर्म जो आते हैं वो ठंडे क्षेत्रों में फ्रंटल थंडरस्टॉर्म्स कहे जाते हैं। हम पढ़ चुके हैं, एक वार्म फ्रंट होता है, एक कोल्ड फ्रंट होता है। वार्म फ्रंट में थंडरस्टॉर्म कम आते हैं, कोल्ड फ्रंट के अंदर थंडरस्टॉर्म्स अधिक आते हैं। जब भी कभी हम टेम्परेट साइक्लोन को विस्तार से पढ़ते हैं तो इन फ्रंट्स के बारे में और अधिक अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं। ये देखिए दो चित्र याद रखने के लिए कि किस तरह से चेरापूंजी में ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म और ये भूटान, ये आप देख सकते हैं पर्वतीय ढाल जिनसे हवा गर्म और जलवाष्प से लदी हुई हवा इन ढाल पर चढ़ती है तो बहुत अधिक वर्षा करती है, गर्जन के साथ, बिजली चमकने के साथ ये प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। क्या प्रभाव है इस थंडरस्टॉर्म्स के? तो सबसे पहला प्रभाव तो यही है कि वर्षा होती है। हेल स्टॉर्म्स, ओले गिरने की प्रक्रिया भी अक्सर थंडरस्टॉर्म्स के अंदर देखी जाती है। बिजली का चमकना, लाइटनिंग की प्रक्रिया देखिए, जब भी कभी जल की बूंदें 4 मिलीमीटर से अधिक बड़ी हो जाती है, उनका आयतन बढ़ जाता है, तो अप ड्राफ्ट से ये बूंदें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में बट जाती हैं, उनका डिवीज़न हो जाता है। तो बादलों की निचली सतह, बादलों की ऊपरी सतह, धरातल जब अलग अलग चार्ज होता है और ये चार्ज आपस में वायुमंडल में हलचल के कारण आपस में मिलता है, आपस में टकराता है, तो बहुत तेज बिजली कड़कती है और उस बिजली के लाइटनिंग प्रोसेस से वायु का तापमान 15 से 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। जब इतनी तेजी से तापमान बढ़ता है, वायु फैलती है, तो गर्जन की क्रिया होती है, लाइटनिंग एंड थंडर। इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है वहाँ डिस्चार्ज होने की क्रिया। और जब भी कभी थंडरस्टॉर्म होता है उसके बाद हमें ये गस्टी विंड्स या हमारे पास एक दिशा में चलने वाली पवनें 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की पवनें, स्क्वेल और स्ट्रॉन्ग विंड, ये सब हमें उस थंडरस्टॉर्म में देखने को मिलती है। उसका ये एक प्रभाव देखा जाता है। स्टॉर्म एक ये प्रोग्राम है इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, सिस्टम फॉर थंडरस्टॉर्म ऑब्जर्वेशन, प्रेडिक्शन एंड मॉनिटरिंग। ये इसके माध्यम से हम सब नागरिकों को सूचित करते हैं कि आने वाले मौसम में कब थंडरस्टॉर्म, कब लाइटनिंग की प्रक्रिया, ये भारी वर्षा की प्रक्रिया होगी, कहाँ पर होगी। येलो वार्निंग, ऑरेंज वार्निंग, अलग अलग तरह की वार्निंग हमारे फ़ोन पर हमें समाचार पत्रों में, हमारे दूरदर्शन में और सभी मीडिया के ऊपर ये सूचना हमें मिल जाती है। इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से दो ये अलग अलग सूचनाएं मई 29 के लिए और उसके बाद इवन 3 घंटे के लिए कि आने वाले नेक्स्ट 3 आवर्स के अंदर किस तरह से थंडरस्टॉर्म आ सकता है, किन किन जिलों में ये प्रक्रिया होगी। हमारे मोबाइल फ़ोन पर भी ऐसी सूचना हमें मिल जाती है ताकि हम अपने आप को निश्चित कर सकें, अपने स्थान को निश्चित कर सकें। इस तरह से मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट येलो वार्निंग इशू करता है, ऑरेंज वार्निंग इशू करता है और
एक हम सब के लिए ये सूचना है कि जब भी कभी ये थंडरस्टॉर्म की क्रिया हो, लाइटनिंग की क्रिया हो, हम खुले स्थान पर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते समय जब आकाश ये बिजली चमक रही हो, ये हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। प्लीज़ अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग दिस थंडरस्टॉर्म, हम इनको कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये मौसम जलवायु में